स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। रीट मामले में ईडी की जांच पर उन्होंने कहा कि जो भी सच्चाई है वो जल्द सामने आ जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बीजेपी सरकार है वो निर्दोषों के घर पर बुलडोजर चला रही है, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, इससे बड़ा अन्याय हमने देखा नहीं। वहीं करौली मामले पर बीजेपी पर जानबूझकर मामले को खींचने का आरोप भी सीएम ने लगाया। चुनावी मोड़ इसके अंदर उन सबका जो है अपनी भूमिका होती है, वो अपनी भूमिका निभाए, उसमें हम क्या कर सकते हैं। सच्चाई सामने आ जाएगी और सच्चाई सामने आनी चाहिए। चाहे कोई एजेंसी हो, जैसे एसओजी अच्छा काम कर रही है, पक्ष विपक्ष सब मानते हैं, फिर भी जिस प्रकार उनकी फितरत है, जिस प्रकार से आप मैसेज दो। मैंने कहा वो चुनावी मोड में आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। चुनावी मोड के कड़ी में असंबंधित घटनाएं हो रही है, फैसले हो रहे हैं, और मेरा मानना है कि वो अपना काम करे, और अगर सच्चाई तक पहुंच सकता है और भी कोई, तो मैं पूरे देश के अंदर जो माहौल है, रामनवमी पे दंगे हो गए, बताइए आप, जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है भाई कि आप गरीबों पे बुलडोजर चला दो, खाली नाम आ गया उनका। जब कोई दंगा होता है, तनाव होता है, तो कई लोग अरेस्ट होते हैं, कई लोग वहाँ पे छूट जाते हैं, तफ्तीश होती तब। और अगर तनाव के वक्त में, दंगा के वक्त में पकड़ लिया किसी को, निर्दोष भी है, और सरकार भेज दे बुलडोजर उनके घरों में तोड़ने के लिए, इतना बड़ा अन्याय तो कभी देखा नहीं हमने। पहली बार देख रहे देश के अंदर। इतने बार देश की दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम। प्रधानमंत्री जी से सोनिया गांधी जी ने डिमांड करी कि आपको आगे आके कहना चाहिए देशवासियों को कि ये शांति से सद्भाव बनाए रखो, और ये हिंसा करना, उसको कंडेम करना चाहिए, इसमें क्या बुरा है। ये बात हम लोग कहते आए हैं। आज के प्राइम मिनिस्टर कहे कि भाई एक दंगा करने वाला कोई पक्ष का हो, कोई पार्टी का संबंधित हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो, उसको मैं कंडेम करता हूँ। अच्छी बात है। उसमें प्राइम मिनिस्टर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, गृह मंत्री आगे नहीं आ रहे हैं। आज देश में जो माहौल बन गया है, जिस प्रकार से बहुत खतरनाक माहौल बन रहा है, उस वक्त में वैसे ही हमारी ड्यूटी बनती है। ये तो कॉमन सेंस है इसमें तो, कि गांधी जी के जमाने से ही हिंसा को कभी समर्थन नहीं किया देश में। अहिंसा के हत्यार को लेकर गांधी जी ने मुल्क को आज़ाद करवा दिया। दुनिया अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रही है, अहिंसा दिवस मना रही है गांधी जी के जन्म दिवस पर। उस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, तो पूरा दुनिया देख रही है इसको। बदलने में कोई सौभाग्य से वहाँ पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। एक मरीज है, उससे मिल के आया हूँ, अस्पताल में खुद मिल के आया हूँ। उसको तो खाली लंबा खींचा जा रहा है, जिससे कि मतलब मैंने उनका एजेंडा आगे बढ़े चुनाव का। बाकी जो दंगे हो गए हैं, लोग मारे गए हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, वहाँ जाना चाहिए लोगों को, बीजेपी के युवा मोर्चा अध्यक्ष जी को या उनके अध्यक्ष को, बीजेपी के अध्यक्ष को वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर उनकी खुद की सरकारें हैं। दंगे हुए हैं, आग लगी है, मकान तोड़े जा रहे हैं, उन गरीबों के घरों में जब झोंपड़े में जाकर देखो, कोई बंगला टूटा है क्या? नहीं, अभी मेरी ख्याल वर्किंग कमेटी होगी तो फाइनल फैसला होगा। पर प्रस्ताव चल रहा है कि चंदन शिविर हो राजस्थान के अंदर। ये तो हाईकमांड के लोग बैठ के बातचीत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब कोई फैसला होगा तब पहले आपको बताया जाएगा मीडिया को। हम आपके थ्रू सुनेंगे जयपुर के अंदर। रीट लीक्स में ईडी की जांच पर मरुधरा में सियासी घमासान मचाए। प्रवर्तन निदेशालय ने रीट भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए जांच शुरू की। रीट 2021 की जांच ईडी के हवाले। किरोड़ी लाल मीणा ने की थी ईडी जांच की मांग। राजस्थान की जो ब्रांच है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, उसको मैंने पूरे तथ्य सहित दिए थे, और मैंने एक दिन का धरना भी दिया होता सांख्य पे। और उसके बाद 3-4 दिन पहले ईडी ने पूरी एग्जामिन करके जो मेरे को जानकारी मिली है, रीट के मामले में प्रकरण दर्ज किया है।
26 सितंबर 2021 को आयोजित की गई अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा ने राज्य सरकार की मुश्किलें अब ज्यादा बढ़ा दी है। इस परीक्षा में भारी वित्तीय लेन देन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए इसकी गहनता से जांच शुरू कर दी है। हिंदुस्तान में विपक्ष की जहां भी सरकारें हैं वहां पर ऐसी कौन सी सरकार बची है जहां ईडी नहीं पहुंची? सब जगह ईडी पहुंच गई। ये पहले से तय था कि केंद्र की बीजेपी सरकार की आंख की किरकिरी बनी हुई है राजस्थान की सरकार। अब राजस्थान की सरकार तो हमले के टारगेट पर है। पहली बार ऐसा हुआ है जब लोग जिनसे उम्मीद करते हैं न्याय की, वो खुद अपनी संस्थाओं को राज्यों में भेजते हैं, इंटरफेयर करते हैं। राजनीति में जब आए हैं तो राजनीति में ना लड़ने से डरते हैं ना मरने से डरते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के दर्ज मुकदमे के आधार पर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण दर्ज किया है। एसओजी ने पेपर लीक प्रकरण में शामिल लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कैश जब्त किया था, तो 43 लोगों को भी गिरफ्तार किया। वहीं सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का मानना है कि ईडी की जांच से लाखों बेरोजगारों को न्याय मिलेगा। 26 लाख बेरोजगार जवानों से जुड़ा हुआ मामला है। करीबन 1.25 करोड़ आबादी राजस्थान की प्रभावित हो रही है। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी बड़े मगरमच्छों के खिलाफ, वो एसओजी ने नहीं की। मुख्यमंत्री जी को भी हमने बार बार आग्रह किया, मीडिया के जरिए भी बताया कि ये प्रकरण सीबीआई लायक है। एसओजी उन लोगों पर हाथ नहीं डाल सकती। वहीं बेरोजगार युवा ईडी जांच से खुश हैं, लेकिन उनकी मांग सीबीआई जांच की भी है। जहां ईडी जांच करने वाली है वहां लगातार प्रदेश का युवा मांग कर रहा है कि सीबीआई से जांच हो। सरगना कौन है, साजिशकर्ता कौन है, मुख्य सरगना के साथ साथ उनको संरक्षण देने वाला नेता कौन है, उन सबका खुलासा होना चाहिए और कहां कहां पेपर पहुंचा है, सबका पर्दाफाश हो। इसको लेकर हम न्यायालय से याचिका लगा दी है और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। साथ में ये लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार सीबीआई को जांच दे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। आपको बता दें कि 26 सितंबर 2021 को हुई रीट परीक्षा में पहले नकल के आरोप लगे। सवाई माधोपुर में पुलिस कर्मियों की पत्नियों के नकल के मामले में तफ्तीश शुरू हुई। परीक्षा के दौरान गड़बड़ियों के मामले में करीब 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। नकल कांड में आरएएस और आरपीएस अफसरों की लापरवाही और मिलीभगत सामने आई। 1 आरएएस, 2 आरपीएस, शिक्षा विभाग के 13 और पुलिस विभाग के 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने मामले की जांच एसओजी को सौंपी। मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा की इस मामले में गिरफ्तारी हुई। बत्तीलाल मीणा के संबंध कई राजनीतिक लोगों से उजागर हुए। एसओजी जांच में मुख्य आरोपी के तौर पर रामकृपाल मीणा सामने आया। भजनलाल बिश्नोई, उदाराम बिश्नोई और बत्तीलाल मीणा को पेपर लीक का मुख्य आरोपी माना गया। इस मामले में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त किया गया। हालांकि एसओजी की जांच पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। रीट लीक्स की जांच एसओजी कर रही है, लेकिन प्रदेश के बेरोजगार युवा सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। अब नजर ईडी की जांच पर होगी, जिसमें मिले सबूत के बाद रीट परीक्षा 2021 को लेकर बेरोजगारों के मन में उठे सवालों का जवाब मिल पाएगा। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि प्रदेश में परीक्षा एक्ट 2022 लागू हो गया है, जिसका पूरा नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 है। इस एक्ट के तहत भर्ती परीक्षा में नकल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। भर्ती में अनुचित साधनों पर रोकथाम के लिए परीक्षा एक्ट 2022 लागू किया गया है।
देखिए, परीक्षा एक 2022 के लागू होने के बाद जो भी नकल कराने के लिए या जो नकल करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माना वगैरह नहीं देने पर और अतिरिक्त 2-3 साल और सजा का बढ़ाने का प्रावधान है। इसमें लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए जो है वो जुर्माने का प्रावधान है, उनकी संपत्ति को नीलाम करने का प्रावधान है। अब मैं बात समझता करते हैं साधारण सभा जिसमें हंगामा असाधारण रहा। जयपुर ग्रेटर निगम की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। जयपुर नगर निगम ग्रेटर बोर्ड की बैठक हुई। आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया। निगम कमिश्नर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर का यह कहना है कि प्रदेश सरकार से आज जो कुछ भी हुआ उसकी शिकायत की जाएगी। न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है, उस पर भी कोई तरीके का विचार विमर्श नहीं किया। मेरे द्वारा बहुत कोशिश 3 बार ये प्रयास किया गया, समस्त पार्षदगणों को ये समझाया गया कि आप इसमें व्यक्तिगत आक्षेप न लगाएं, परंतु उसके बावजूद भी कुछ समय शांत रहने के बाद भी कतिपय पार्षदों द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया गया कि वे अधिकारियों के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव इसको पारित करें, जो कि न तो एजेंडे का हिस्सा था और न ही नियमों के अंतर्गत प्रावधान था। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा समझाने पर जब वो नहीं माने तो समस्त अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से ये निर्णय किया गया कि अगर नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है तो सभी अधिकारी इसका एक साथ बहिष्कार। किस तरह अधिकारियों के जो जवाब थे और पिछले विगत जो 15 महीने हैं, 15 महीनों में किस तरह बर्ताव रहा और सभी सदस्यों ने बताया जिस तरह से कच्ची बस्ती तोड़ी गई आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के द्वारा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम की छवि धूमिल हुई। साथ ही जिस तरह जयपुर ग्रेटर नगर निगम यज्ञमित्र सिंह देव के द्वारा कमेटियों पर डिसेंट नोट लगाया गया। साथ ही पार्षदों ने बताया कि जैसे जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के द्वारा पार्षदों को जो है जनप्रतिनिधियों का अपमान करते हुए उनको कतारों में लाइन में खड़े करके जन सुनवाई की जाती है, उनसे बैठने के लिए भी उनको नहीं कहा जाता है। और किस तरह ये काफ़ी समय से पार्षद सभी परेशान थे काफ़ी, और पार्षदों की नहीं सुनी जा रही थी। पार्षदों के विकास कार्यों को पार्षदों का कहना है विकास का, इस आधार पर वो सब निंदा प्रस्ताव। उदयपुर के सज्जनगढ़ के जंगल में फैली आग पर 28 घंटे बाद भी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। रविवार दोपहर आग लगी थी। जिला प्रशासन, वन विभाग, सिविल डिफेंस की टीमें लगातार मशक्कत कर रही हैं, फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 3 फायर ब्रिगेड समेत 24 से अधिक कार्मिक मौके पर जुटे हैं। आग के बढ़ते दायरे को देखते हुए कलेक्टर ने एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर भी मंगवाया। सज्जनगढ़ की अभ्यारण्य में पहाड़ों पर लगी आग लगातार दूसरे दिन भी जारी है। ऐसे में वन विभाग और प्रशासन लगातार इस प्रयास में जारी है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। ऐसे में आग पर काबू नहीं पाया जा सका और जिला प्रशासन को हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ेगा एयरफोर्स का। और फलोदी से इस समय हम बड़ी के लेक पे खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फलोदी से जो एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर आया है वो पानी को ड्रम में लेकर और जो पहाड़ों पे आग लगी है उन आग को बुझाने का काम करेगा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय बड़ी से, जहां पर फलोदी से हेलीकॉप्टर मंगाया गया है जो पानी को इस समय लोड कर रहा है ड्रम में और फिर से उन पहाड़ी क्षेत्रों पे जाएगा जहां पर बड़ी मात्रा में जो आग लगी उन आग पर काबू पाया जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर है जो एयरफोर्स की टीमें हैं उसमें और पानी को डंप करके और ये सीधे पहाड़ों की तरफ अरावली की जो पहाड़ियाँ है बड़ी लेक के किनारे सटी हुई सज्जनगढ़ की ये जो झील है, सज्जनगढ़ के पास जो झील है बड़ी लेक, इसको यहाँ से पानी डंप करके और पीछे की तरफ जो पहाड़ों पे आग लगी हुई उन पहाड़ों पे ले जाकर ये डंप करेगा। हम आपको बता दें पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पर आग लगी हुई है। कल सुबह रविवार से जब आग लगी उसके बाद वन विभाग और प्रशासन इस प्रयास में लगी हुई है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग धीरे धीरे बढ़ती जो पीछे वाला जो भाग है उस भाग में पहुँच गई और जिला प्रशासन को आज निर्णय लेना पड़ा और
एयरफोर्स से फलोदी से इस हेलीकॉप्टर को बुलाया गया और शाम होते ही हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँचा और बड़ी लेक से पानी लेता हुआ सीधा इन पहाड़ों की तरफ फिर से जा रहा और जहाँ जाकर ये आग पर काबू पाने का काम कर सकेगा। हम आपको बता दें कि ये आग लगातार पिछले 2 दिन से लगी हुई है। जिला प्रशासन, वन विभाग की टीमें लगातार यहाँ जुटी हुई है, क्योंकि यहाँ बायोलॉजी पार्क पास में वन्य जीव क्षेत्र है, काफ़ी बड़ी संख्या में वन्य जीव है, कहीं हताहत ना हो, ऐसे में लेकर सभी चिंतित है और लगातार ये प्रयास किया जाएगा कि इस आग को बुझाया जा सके। कमलेश जगनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। बात करेंगे जयपुर के एसएमएस अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर हुई बैठक की। मुख्यमंत्री गहलोत के ट्रॉमा सेंटर के दौरे पर जिस तरह मरीजों ने अपनी परेशानियां सामने रखी, उसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप था। आज एसएमएस अस्पताल में प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर बैठक की। रेसिडेंट्स और नर्सिंग कर्मियों ने नाराजगी जताई। रेसिडेंट्स को असंवेदनशील बताने वाले आदेश को वापस लेने की मांग की। बता दें, सीएम के दौरे के बाद कॉलेज प्रशासन ने एक आदेश निकाला था जिसमें रेसिडेंट्स को मरीजों के प्रति असंवेदनशील बताया था। वहीं नर्सिंग कर्मियों ने तबादलों को लेकर आपत्ति जताई। प्रिंसिपल एवं कंट्रोलर का जो आदेश था जिसमें रेजिडेंट्स को असंवेदनशील और कठोर बताया गया था, उसका खंडन किया हमने और उनकी सफाई देने से संबंधित बात कही है। साथ में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि मरीज और रेजिडेंट दोनों के हितों की ध्यान में रखते हुए हमने सजेस्ट किए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है मेडिकल कॉलेज लेवल पे जो जितनी फैकल्टी हो सबका एनपी कंपलसरी हो, जिसकी हमने पहले भी डिमांड रखी थी। साथ में सबसे पहले जो डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है और नर्सिंग स्टाफ के ड्यूटी रूम्स हैं उनका 7 दिवस के अंदर रिनोवेशन कराएं। मीटिंग बहुत ही अच्छी भंडारी साहब के नेतृत्व में रखी और सब हम नर्सिंग कर्मी और चिकित्सा कर्मियों ने उनको आह्वान किया कि आप हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका राज्य स्तर पे अपने स्तर पे करके इनका निपटारा किया जाएगा। तो प्रत्येक नर्सिंग कर्मी, ये अस्पताल के सभी चिकित्सा कर्मी उनके इस कुशल नेतृत्व के साथ हम अच्छा काम करेंगे। बोल और सुन नहीं सकने वाली 16 साल की बेटी की ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट सर्जरी के लिए एक पिता का इंतजार लगातार लंबा हो रहा है। करीब 1 साल से कोशिशों में लगे पिता ने सर्जरी के लिए 16 लाख रुपए भी जुटा लिए हैं, लेकिन अब तक सर्जरी संभव नहीं हो पाई। दरअसल अनु बोल और सुन पाने में अक्षम है। कई जांचों के बाद यह बात सामने आई कि ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट सर्जरी के बाद वो बोल और सुन सकती है, जिसके बाद से पिता विश्राम रायगर लगातार बेटी की सर्जरी की कोशिशें कर रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री सहायता कोष से 50,000, मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। शेष राशि सामाजिक संगठनों के जरिए जुटाई गई। अगर एसएमएस अस्पताल में यह सर्जरी सफल होती है तो देश के किसी भी सरकारी अस्पताल में यह पहला अस्पताल होगा। अभी तक यह इम्प्लांट देश में दिल्ली और चेन्नई के 2 अस्पतालों में हो रहा है। ये दोनों ही प्राइवेट अस्पताल हैं। और सरकार ने मुझे 15,50,000 का एस्टिमेट दिया है, जो ये आपके सामने है, जो एसएमएस हॉस्पिटल ने जो मुझे दिया है, जिसमें 16,31,000 रुपये मैंने जमा भी करवा दिए। सीएम सहायता कोष के 4 लाख रुपए और प्रधानमंत्री जी की जो सहायता कोष है वहाँ से मुझे 50,000 प्राप्त हुई है। बाकी समाज के जो संगठन थे, संस्था थी। फिर सर उसके बाद में 7 फरवरी को बच्ची का कोकिला इम्प्लांट किया है। अब कोकिला इम्प्लांट तो बच्ची के लगा नहीं और ना ही सक्सेस जो हो पाया। अब आगे की मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्ची के ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांटेशन जो होने जा रहा है उसकी डेट दी जाए सर, ताकि मैं बच्ची का इलाज करा सकूँ। नहीं, इस बच्ची के लिए हम सब लोग भी बहुत चिंतित हैं और एक ये बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन है। ऐसा पहली बार यहाँ होगा। हमारे न्यूरो सर्जरी की टीम, हमारी ईएनटी की टीम मिलकर इस पर काम कर रही है। जो हमारे न्यूरो सर्जन हैं प्रोफेसर अचल शर्मा और जो ईएनटी के सर्जन हैं डॉक्टर मोनीश ग्रोवर, वो दोनों इस केस के साथ में इमोशनली भी इन्वॉल्व हैं और इसके लिए वो जयपुर से बाहर जाके चेन्नई जाके ट्रेनिंग भी उन्होंने वहाँ इस तरह का केस देखा। चेन्नई की टीम से भी जो वहाँ के एक्सपर्ट है उन्होंने बात करी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात जालोर के उस व्यापारी की जिसने सूदखोरों के आतंक से त्रस्त आकर आत्महत्या कर ली और अब उसके परिवार वाले न्याय मांग रहे हैं। 4 पेज के सुसाइड नोट में खिलौना व्यापारी दिनेश पुरी ने जो लिखा उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस सुसाइड नोट के मुताबिक दिनेश पुरी ने धर्म सिंह नाम के एक शख्स से 70,000 रुपए कर्ज लिए थे। इस कर्ज पर वो हर महीने ब्याज दे रहा था और अब तक 3 लाख रुपए भी दे चुका था। 3 लाख रुपए लेने के बावजूद धर्म सिंह और उसके गुर्गे उनसे 1 लाख रुपए की और डिमांड कर रहे थे और इस रकम की वसूली के लिए वो लगातार धमकी दे रहे थे।
इन्हीं धमकियों की वजह से दिनेश पुरी ने जहर खाकर जान दे दी। गाली गलौज कर रहे, दुकान पे आकर सामान भी कर रहे हैं, और पूर्ण सिंह और पदम सिंह और अवतार सिंह वगैरह भी आके गाली गलौज कर रहे हैं घर पे आके, और बोला है पैसे दो, 10 के मती से लिए और उससे भी डबल पैसे दे दिए, तो भी परेशान कर रहे हैं। मेरी मम्मी को भी धक्का मुक्की की और पिताजी को भी, और मेरी भाभी उसको भी उसने गाली गलौज किया और उससे डबल पैसे दे दिए, तो भी परेशान कर रहे हैं और पैसे दो। जसवंतपुरा दातलवास के रहने वाले दिनेश पुरी की सुधा माता तलहटी में खिलौने की दुकान थी। उनके सुसाइड को लेकर पुलिस ने धर्म सिंह के साथ साथ 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जांच के बाद जल्द ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इसके प्रकरण दर्ज करके 8 व्यक्तियों के जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, प्रकरण में गहनता से जांच करके और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दिनेश पुरी ने 13 अप्रैल की शाम 4 बजे जहर खा लिया था। उसे बेसुध हालत में देखकर उसके घर वाले उसे अस्पताल ले गए और इलाज के दौरान ही रविवार को उसकी मौत हो गई। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रानीवाड़ा और सुंदा माता में ये जो व्यापारी था, खिलौने का व्यापारी था, उसने जहर खा करके आत्महत्या कर ली और पूरे प्रकरण को लेकर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों को पुलिस ने आश्वस्त भी किया है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।